श्रेया के पास आकर एकांश ने काफी देर उसके साथ समय बिताया। उसने श्रेया का ब्रेकफास्ट भी उसी रूम में मंगवा लिया था। इस समय लगभग 10 बज चुके थे। एकांश ने श्रेया को ब्रेकफास्ट कराया और सुनीता जी को उसका ध्यान रखने के लिए बोलकर वो अपने स्टडी रूम में आ गया। रास्ते में रुकते हुए उसने अपने असिस्टेंट अनुज से कहा, "Don't let anyone in after 11. I don't like latecomers and you know it." उसने साफ बोल दिया था कि उसके बाद आने वाले कैंडिडेट को वो बाहर से ही भेज सकता है। उसे लेट आने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। अनुज ने हाँ में सर हिलाया और यस बस बोलते हुए वो वहां से बाहर मेन डोर की तरफ चला गया। एकांश अपने स्टडी रूम में बैठकर अभी कुछ फाइल चेक कर रहा था। जब 11 बजे तो अनुज ने पहले कैंडिडेट को अंदर भेजा, जो कि एक 16 साल की लड़की थी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने मोबाइल में था। वो बार बार इंटरव्यू का दौरान अपने फोन को ही देख जा रही थी। एकांश ने जब उस लड़की की इन हरकतों को देखा तो उसने उस लड़की से कुछ खास डिटेल्स ना पूछकर अगले 2 मिनट में ही उसे वापस कर दिया। अगली कैंडिडेट एक 40 साल की महिला थी, जिनको घुटनों में दर्द की शिकायत थी। जब वो चलकर अंदर आई तो एकांश उन्हें देखते ही समझ गया, ये बच्चों को संभालने की काबिल नहीं है, क्योंकि बच्चों के पीछे तो एक चुस्त और भागदौड़ कर पाने वाला इंसान चाहिए। लेकिन ये महिला तो बड़ी मुश्किल से तो चल पा रही थी। ऐसे करते करते लगभग 10 कैंडिडेट का इंटरव्यू लेकर एकांश अब थोड़ा फेड अप हो गया था। उसने उम्मीद बिल्कुल ही छोड़ दी थी कि कोई भी लायक कैंडिडेट उससे मिलेगी। तब उसे अपनी विंडो की बाहर से एक लड़की और अनुज की बात करने की आवाज आई। उसने उठकर विंडो के बाहर देखा तो एक लड़की थोड़ा लेट होने की वजह से उससे इंटरव्यू के लिए अंदर जाने देने की रिक्वेस्ट कर रही थी। इस लड़की की पीठ इस समय एकांश जहां खड़ा था उसी तरफ थी। एकांश उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन वो मन में यही सोच रहा था, जो लड़की अपना टाइम नहीं सुधर सकती वो श्रेया को क्या संभालेगी। एकांश ये सोचते हुए इस कंटेंट को छोड़ने ही वाला था कि वो लड़की पलटी। ये वही लड़की थी जो सिग्नल पर श्रेया का ध्यान बढ़ाने में कामयाब हो गई थी। एकांश ने थोड़ा सोचते हुए अनुज को फोन किया। एकांश ने अपनी भारी आवाज में कहा, "हेलो अनुज, लेट हर इन।" अनुज ने माफी मांगते हुए एकांश से कहा, "सॉरी बॉस, आपके विंडो से डिस्टरबेंस आ रहा होगा। ये लड़की तो जाने को खिन तैयार नहीं है, बड़ी जिद्दी लड़की है, कहती है बस एक मौका चाहिए, बट मैं इसकी अभी भगा देता हूँ।" एकांश ने रौबदार आवाज में अनुज से कहा, "यू नो कि मुझे अपनी बात रिपीट करने की आदत नहीं है, उस लड़की को अंदर भेजो।" और इतना कहते हुए एकांश ने फोन रख दिया। इधर अनुज ने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, "तुम तब से जिद कर रही थी और तुम्हारा शोर इस विंडो से सीधे बॉस तक जा रहा था। तुम्हें बुलाया है उन्होंने।"
लगता है अब तुम पर ही गुस्सा निकलेगी उनका, बोलकर अनुज ने जस्टी को अंदर जाने का रास्ता बता दिया। इधर एकांश यष्टि का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। यष्टि ने जैसे ही डोर पर नॉक किया, एकांश ने उसे अंदर आने के लिए बोला। यष्टि थोड़ा घबरा रही थी अंदर जाने में, क्योंकि अनुज ने उसे पहले से ही एकांश के गुस्से से डरा जो दिया था। एकांश ने यष्टि को अपने सामने वाली चेयर पर बैठने के लिए कहा। यष्टि पहली नजर में एकांश के उस हैंडसम चेहरे से अपनी नजर नहीं हटा पा रही थी। एकांश ने अपने हाथ को उसकी आंखों के सामने वेव किया, जिससे यष्टि का ध्यान टूटा। यष्टि चेयर पर बैठी और उसने अपनी फाइल एकांश की तरफ बढ़ा दी। एकांश ने उसकी फाइल पढ़ते हुए उससे कुछ सवाल पूछे, जो कि थोड़े पर्सनल थे, लेकिन एकांश के अकॉर्डिंग उसके लिए ये सब जानना जरूरी था। एकांश ने यष्टि से पूछा, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? यष्टि ने एकांश की जवाब दिया, बस मेरा एक छोटा भाई है जो कि हॉस्टल में रहता है। मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। एकांश ने यष्टि से अगला सवाल पूछा, डू यू हैव एनी बॉयफ्रेंड? आई एम आस्किंग दिस बिकॉज लोग इन रिलेशनशिप्स के चक्कर में काफी टाइम वेस्ट करते हैं और मुझे श्रेया के लिए एक डेडिकेटेड नैनी चाहिए। यष्टि ने एकांश की बात का जवाब देते हुए बड़े ही पोलाइट अंदाज में कहा, असल में मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं इन सब के बारे में सोच पाऊं। मेरे घर चलाने की सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर ही है। एकांश ने उससे आगे पूछा, क्या तुम इस घर में रहने में कंफर्टेबल हो? क्योंकि श्रेया को 24 घंटों में कभी भी अपनी नैनी की जरूरत पड़ सकती है। यष्टि को ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ऐसे भी वो अपने घर में अकेले ही तो रह रही थी, जबकि वहां काफी सारे लोग थे बातें करने के लिए। उसने फौरन ही हाँ कर दी। एकांश ने एक और सवाल पूछा, तुम्हें इस जॉब वैकेंसी के बारे में कहां से पता? अब ये सवाल के पीछे का कारण तो एकांश ही जानता था। यष्टि ने साफ साफ बता दिया, एक्चुअली मेरी फ्रेंड की कोई रिलेटिव आपके लिए काम करती है, बस उन्होंने ही मुझे इस सब के बारे में बताया। एकांश ने एक आखिरी सवाल और किया, सिंस यू आर अ साइंस स्टूडेंट, तो तुम अपनी फील्ड की कोई जॉब क्यों नहीं ढूंढते? यष्टि ने जवाब दिया, असल में तो मैंने ट्राई किया था, लेकिन आजकल की दुनिया में बिना फेवरिज्म के कुछ नहीं मिलता, तो मुझे अपनी जॉब ऑनेस्टी से पानी थी। तभी मुझे इस जॉब के बारे में पता चला, बस मैंने सोच लिया कि मैं जरूर ट्राई करूंगी। एकांश अभी तक उसके दिए हुए सभी जवाबों से संतुष्ट था। उसने जस्टिस से कहा, तुम्हारी मंथली सैलरी 3 लाख होगी। इसके साथ ही उसने उसे कुछ पेपर्स फॉर्मेलिटी बताई जो उसे नेक्स्ट डे पूरी करनी थी। उसको ये जॉब अब मिल चुकी थी। उसे तो इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। यष्टि ने एकांश से पूछा, क्या मैं उस बच्ची से मिल सकती हूँ? एकांश ने अपनी भारी आवाज में 2 टूक जवाब दिया, तुम मुझसे कल मिलोगे।
अब तुम जा सकती हो। अपनी बात पूरी करते हुए एकांश ने डोर की तरफ इशारा किया तो यष्टि उठकर बाहर आ गई। इधर अनुज वही खड़ा था जहां उसकी ड्यूटी लगी थी इंटरव्यू के कैंडिडेट को अंदर भेजने की। जब उसने जस्टी को बाहर खुश होकर बाहर आते हुए देखा तो उसने अपने मन में सोचा, लगता है इस लड़की को सदमा लग गया है, इसे तो दुखी होना चाहिए, ये तो उल्टा खुश लग रही है। जस्टी अनुज के पास आई और उसको बताया, मुझे ये जॉब मिल गई है, मुझे कोई डांट नहीं पड़ी, तुम्हारे बॉस से ऐसे इतने भी बुरी नहीं है वो जितना तुम उन्हें बता रहे थे। कहते हुए यष्टि जैसे उसे चिढ़ रही थी। अनुज भी हैरान था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, आज बॉस ने अपने ही रूल को कैसे तोड़ दिया। लेकिन आफ्टर ऑल वो बॉस है और वो रूल्स बना भी सकते हैं तो तोड़ भी तो सकते हैं। अनुज ने दिल पर पत्थर रखते हुए यष्टि से कहा, कंग्रेचुलेशंस मिस। लेकिन असल में तो अनुज को ही पता था कि जितना खुश ये लड़की अभी हो रही है, जल्दी ही यहाँ से दौड़ लगाती नजर आएगी। इसे अभी पता नहीं है कि बॉस क्या चीज है। वो तो श्रेया के मामले में कोई लापरवाही बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। यष्टि ने एक नजर उठाकर अनुज का एक्सप्रेशन को देखा, फिर वो वहां से बाहर आ गई। बाहर आकर उसने सबसे पहले अपनी फ्रेंड सिया को फोन किया, उसे ये खुशखबरी देने के लिए। सिया ने यष्टि के मुंह से सुनते ही कहा, इस बात पर तो पार्टी बनती है, अब तो ना करके मूड मत स्पॉइल करना। ऐसे तो काफी दिनों से हमें इस तरह का कोई मौका नहीं मिला है सेलिब्रेट करने का। अब इस मौके के तो मैं नहीं जाने दूंगी। यष्टि ने टेंस होते हुए सिया से कहा, यार सिया, वो मुझे अपने भाई के लिए। यष्टि ने सिर्फ इतना ही बोला था कि सिया ने उससे कहा, मैंने उसके हॉस्टल की फीस भर दी है, तू तो मुझे बताने वाली नहीं थी, तो मैंने शोभित से ही बात कर ली थी। ओ, मेरा भी तो भाई है, मैंने उसकी फीस भर दी है, अब तो टेंशन मत ले। यष्टि ने सिया से कहा, यार तू मुझे और कितना शर्मिंदा करेगी, तुझे पता है मुझे इस तरह से फेवर लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। सिया ने गुस्से में हक से उसे डांटते हुए कहा, अगर तू मेरे बारे में ऐसा सोचती है तो मुझे अपनी दोस्त ही क्यों बोलती है। मैं एक काम करती हूँ, फोन ही रख देती हूँ, तू अपने मॉरल्स को लेकर जी ले अकेले। यष्टि को लगा कि सिया गुस्सा हो गई है तो उसने माफी मांगते हुए कहा, सिया यार, सॉरी यार, मैं तेरा दिल नहीं दुखाना चाहती थी, तू तो मेरी बहन है। एक काम करते हैं, आज हम लोग रात को मेरे घर में पार्टी करते हैं और जैसे ही मेरी पहली सैलरी मिलेगी मैं तुझे तेरे पैसा लौटा दूंगी। इतना तो करने ही देगी ना मुझे। यष्टि ने हक जताते हुए सिया से कहा। सिया भी मान गई। ओके डन, तो मैं ऑफिस से सीधे तेरे घर पर ही आऊंगी और रात में तेरे घर पर ही रहूंगी। यष्टि अभी एकांश के बंगले के बाहर सिया से ही बातें कर रही थी कि इधर एकांश भी अपनी मीटिंग के लिए निकलने की तैयारी कर रहा था।
जब उसकी नजर अपने घर के बाहर फोन पर बात करती हुई यष्टि पर पड़ी, उसने मन में सोचा, स्ट्रेंज, ये लड़की तो कह रही थी कि इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन इसको बात करते हुए दिखकर तो ऐसा नहीं लग रहा। उसने एक नजर यष्टि पर डाली और फिर वो वहां से निकल गया। यष्टि आज बहुत ज्यादा खुश थी। सिया से बात करने के बाद उसने अपने भाई शोभित से बात की और उसकी अपनी जॉब के बारे में बताया। शोभित भी बहुत ज्यादा खुश था। यष्टि की लाइफ में एक उसका भाई और एक सिया, दो ही तो करीबी लोग थे। अब यष्टि अपने घर पहुंची। इस समय लगभग 4 बज चुके थे। उसने थोड़ा रेस्ट करने की सोची जब उसके सामने एकांश का वो हैंडसम और काम चेहरा आया, जिसके ऊपर उसकी वो डीप आईज जैसे कुछ बोलना चाहती हो। जब यष्टि उससे मिली थी तो उसने कैजुअल कपड़े ही पहने हुए थे। हाफ बाजू की टी शर्ट में झांक के उसके स्ट्रॉन्ग मसल और एकांश के हाथ पर बना वो स्कॉर्पियन का टैटू उसके लुक्स और पर्सनालिटी से बिल्कुल मेल खा रहा था। एकांश को देखकर ही बताया जा सकता था कि वो जैसा दिखता है वो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। क्या होगा इसके बाद जानने के लिए जुड़े रहिए चांदनी चैनल पे चांदनी के साथ। हंसते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते।